गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लास्ट क्लास में कर चुके थे क्वांटम नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। यानी हम शेल के बारे में जान चुके हैं, सब शेल के बारे में जान चुके हैं और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स के बारे में हम जान चुके। अब नेक्स्ट बात आती है कि कोई हमारे पास एक एटम गिवन हो और उस एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हो कि इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होंगे, कितने सब शेल के अंदर होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज होंगे। तो या हमसे कह दी जाए कि आप इसके अरेंजमेंट बताइए कि इसके अंदर कितने 2s होंगे, इसके अंदर कितने 2p होंगे। आप पढ़ चुके हैं कि कोई एक एटम होगा, उसके अंदर 2s भी हो सकता है, उसके अंदर 1s भी हो सकता है, उसके अंदर 1p भी हो सकता है, उसके अंदर 3d भी हो सकता है। ठीक है, p 1p नहीं होगा, 2p होगा, 1s 2s 2p इस तरीके से होते हैं। फिर 3d आता है, फिर 4f आता है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे आप प्रीवियस क्लास में लिखते थे, आप प्रीवियस क्लास में क्या लिखते थे, अगर आपके पास नाइट्रोजन एटम है तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते थे 2,5। आप इस तरीके से अप टू 10th आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफ़ाइन करते थे। लेकिन अब आप एटम के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो अब आपको केवल 2 और 5 लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा कि उसके अंदर s सब शेल के अंदर कितने हैं, या s के अंदर अगर ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल में 1 है, 2 है, p सब शेल के अंदर पार्टिकुलर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और फिर p के बारे में आपको पता है कि जो p सब शेल होती है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन 3 ऑर्बिटल में से किस किस ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 3 रूल गवर्न करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते समय हमें 3 रूल या 3 बातों का हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल है हमारे पास ओप्पो प्रिंसिपल। फर्स्ट रूल डिस्कस करते हैं हम ओप्पो प्रिंसिपल। ओप्पो प्रिंसिपल को N+L रूल से भी जाना जाता है। यानी ओप्पो प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ओप्पो प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमारे पास जो वेरियस सब शेल होंगी उन सब शेल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। क्योंकि जो हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी शेल में फिल करने हैं, फिर उससे ज़्यादा वाली में फिल करने और उससे फिर ज़्यादा वाली में, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो जो ओप्पो प्रिंसिपल है, ओप्पो प्रिंसिपल हमें ये बताता है एनर्जीज ऑफ डिफरेंट सब शेल, यानी टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ सब शेल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हमारे पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो रूल है ओप्पो प्रिंसिपल। उसके बाद देखिए, एनर्जी ऑफ सब शेल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग N+L वैल्यू। जैसे जैसे N+L की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस सब शेल की एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर जो N और L है इनके यूजुअल मीनिंग है, मीन्स N डिनोट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और L डिनोट करेगा एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर को। इफ़ N+L इज इक्वल फॉर 2 सब शेल, सपोज करें कि N और +L को मैंने जोड़ा और N+L को जोड़ने पर अगर उनकी वैल्यू आ जाती है इक्वल, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे हैविंग हायर वैल्यू ऑफ N, जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी हम मानेंगे कि हायर एनर्जी होगी। आइए देखते हैं कैसे हम इसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी का ऑर्डर हम डिटरमाइन करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स लिख लिए, सब शेल लिख ली, जैसे 1s 2s 2p 3s और 3p, ये मैंने सब शेल लिखी। अब आपको पता है कि अगर 1s के लिए बात की जाए तो n की वैल्यू क्या होती है 1। बेटे यहाँ पर जो 1s लिखा है, इस 1s का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, तो n की वैल्यू क्या हुई 1। अब s सब शेल है तो s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। 1 + 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। उसके बाद 2s, तो 2 होता है जो आगे नंबर होता है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी एक लिखा हुआ है जैसे ns, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 2s लिखा हुआ है तो जो ये 2 रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है n, और जो ये l है ये रिप्रेजेंट करता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 2।
उसके बाद 2p लिखा हुआ है, तो जो 2 है वो रिप्रेजेंट करेगा n की वैल्यू 2, और p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 + 1 = 3। उसके बाद 3s है तो n की वैल्यू क्या हुई 3, s के लिए क्या होती है 0 तो 3। सेम उसी तरीके से 3p लिखा हुआ है, तो 3 मतलब जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा n की वैल्यू, और जो p होगा वो रिप्रेजेंट करेगा l की वैल्यू। तो 3 + 1 = क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम वेरियस सबशेल की एनर्जी ऑर्डर n + l से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अगर आप कहें अब इनको एनर्जी ऑर्डर में सेट, अब हम इनको क्या करते हैं एनर्जी ऑर्डर में सेट करते हैं। तो एनर्जी ऑर्डर में आप देखिए n + l 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 ये इनकी एनर्जी आई। तो अब सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, फिर उससे ज़्यादा किसकी है 2s की, फिर किसकी है देखिए 2p और 3s की। 2p और 3s की जो एनर्जी है वो क्या है सेम। अभी अभी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि इफ़ n + l = फॉर 2 सब शेल, अगर n + l की वैल्यू 2 सब शेल के लिए सेम आ जाती है, n + l की वैल्यू 2 सब शेल के लिए सेम आ जाती है, तो हम क्या प्रीफर करेंगे, जिसकी लोअर n वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2p और 3s इन दोनों के लिए n + l की वैल्यू क्या आई है सेम आई है, यानी 3 और 3। तो इसमें लोअर नंबर किसका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 2, और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3। तो लोअर वैल्यू किसकी है 2 की, तो इसलिए इसकी एनर्जी होगी कम और इसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। तो 1s2 2s2 2p, फिर यहाँ पर 3s आएगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटे 3p आएगा। इस तरीके से आप एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो। फिर हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है एनर्जी को डिटरमाइन करने का। कैसे, आप यहाँ से लिखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर लिखिए 2p 3p 4p 5p, फिर 3d 4d 5d, फिर 4f। इस तरीके से आप इनको अरेंज करिए, फिर आप ऐसे एक एरो लगाइए। इसका मतलब आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। जब आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो सबसे पहले एनर्जी देखिए आप किसकी फीलिंग करेंगे 1s की, फिर आप यहाँ से ऐसे आएंगे, ये आए ऐसे, फिर आप आएंगे ऐसे, फिर आप 2s चलेंगे, फिर आप 2p 3s की फीलिंग करेंगे, फिर आप किसकी फीलिंग करेंगे 3p 4s की फीलिंग करेंगे, फिर आप किसकी फीलिंग करेंगे 3d 4p 5s की फीलिंग करेंगे। फिर अगर मैं एक लाइन और लगा दूँ 4f 5d 6p और 7s, इस तरीके से आप फीलिंग करेंगे। उसने ओप्पो ने एक जर्नल फॉर्म बना दी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सब शेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को फिल करेंगे, फिर 2p को फिल करेंगे, फिर 3s को फिल करेंगे, फिर 3p को, फिर 4s को फिल करेंगे, फिर 3d, फिर 4p। तो ये जो एनर्जी ऑर्डर आया सब शेल के लिए, ये एनर्जी ऑर्डर हम यहाँ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है बेटे कि आपको यहाँ तक याद होना चाहिए, कम से कम आपको ये एनर्जी ऑर्डर यहाँ तक याद होना चाहिए। आप 11th क्लास में हैं और 11th क्लास के लिए आपको ये एनर्जी ऑर्डर, जहाँ तक मैंने ये मार्क किया है, यहाँ तक हर बच्चे को एनर्जी ऑर्डर याद हो। कैसे याद करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से हर बच्चा यहाँ तक एनर्जी ऑर्डर याद करे, कंपलसरी है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना भी सिखाऊंगा। अभी हम रूल डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो वो कौन कौन से रूल हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है या नेक्स्ट प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में, जैसे आपने ऑर्बिटल पढ़े हैं, एस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो वो कहता है कि जो एक ऑर्बिटल होगा उस एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन की आप फीलिंग कर सकते हैं। किसी भी एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर सकते हैं, और जब आप उनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। देखिए, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। किसी भी एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी विद अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए।
तो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इसकी सेकंड फॉर्म या इसको सेकंड तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, जो आपने 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं, वो 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। क्या कहा मैंने कि जो आप ये पढ़ते हैं, तो आप 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, उन 4 क्वांटम नंबर में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। ये एक्सप्लेन करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।